आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में सीधी बात में। और आज हम सीधी बात करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने राजनीति में चाहे जहां पर भी हो इतना हंगामा खड़ा कर देते हैं कि बड़े बड़े नेता, एक कैबिनेट मिनिस्टर अभी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जेल में है। वो है हमारे साथ आज सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने नवंबर 2008 में पहली चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ए राजा के खिलाफ केस होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। वो चिट्ठी बहुत दिन तक गुमनाम रही, पब्लिक स्पेस में नहीं आई, लेकिन जब जमाना बदला तो वो चिट्ठी का महत्व आज पता चलता जाता है। और आजकल सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं और वही बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ अपना केस वो आगे बढ़ाते जाते हैं। तो स्वामी साहब, पहले तो हम केस की नहीं बात करेंगे। आप तमिलनाडु से हैं जी, आपकी राजनीति भी तमिलनाडु से शुरू हुई है। एक प्रकार से बंबई से शुरू हुई थी वैसे। चलिए, बट हाँ, ये जो आज इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के, इसमें कौन जीतेगा? इसमें इस बार मेरी राय में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। अच्छा। और इलेक्शन के बाद बड़े उथल पुथल होगा और नए समीकरण होगा। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके दो चार जो सीट पार्टी के आएंगे, हाँ, उसके साथ आप भी सरकार में चले जाएंगे? नहीं, मैं तो अभी सरकार के लिए भी नहीं सोच रहा हूं। मैं तो सोचता हूं कि मैं अकेला इतना भ्रष्टाचार के बारे यहाँ कर सका हूं, तो वहां 3-4 एमएलए होंगे तो मैं कहूंगा कि कोई भी सरकार बनाएंगे, हम उनको भ्रष्ट होने नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन ये बताइए, इतना कुछ हो चुका, ठीक ये हो सका, एक कैबिनेट मिनिस्टर डीएमके का जेल में है, आप समझते हैं लोगों पे असर इतना नहीं होगा कि इनको हरा दें? नहीं, असर तो होना है, पर मेन प्रॉब्लम है कि जो उनकी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं जयललिता, उनका भी कोई नाम साफ सुथरा नहीं है। और उनके सहेली जो है शशिकला, वो तो महाभ्रष्ट मानी जाती है, जो वास्तव में पार्टी को चलाती है। तो वो एक मामला बनेगा और फिर इसीलिए इस स्पर्धा में वो लग जाएंगे कि कौन कितना ज्यादा पैसा देगा। और इसीलिए हम समझते हैं कि जो तीसरा हम खड़े होंगे, पहली बार इतिहास में, यानी ना इसके साथ ना उसके साथ, दो गठबंधन को छोड़ के कोई तीसरा एमएलए जिता सकता है। ये सच्चाई है या सिर्फ आपकी आशा है? आशा तो है ही। मैं तो सच्चाई तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। तो मैंने जब लोगों ने करुणानिधि जी को वोट दिया था या डीएमके को वोट दिया था, तो क्या उनको पता नहीं था कि ये भ्रष्ट है? नहीं, मुझे पता था, इसीलिए, पर तो विकल्प में जयललिता थी। हाँ, तो इसलिए अब जयललिता विकल्प में है। नहीं, अब जयललिता का समस्या ये है कि वो इश्यू 2G का जो मामला बना है, उसको वो प्रचार नहीं कर सकती। उस प्रचार का मैं ही कर सकता हूं। लेकिन आपने तो जयललिता के लिए प्रचार भी किया है। वो एक जमाने में किया था, और वो हमारे मित्र तो हैं ही, परंतु उनके जो आसपास हैं सारे एलटीटी के लोग जुड़ गए, कम्युनिस्ट जुड़ गए। अब दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो गई है, अब उनको पकड़ के क्या गठबंधन? आप तो ऐसे फंडामेंटलिस्ट बात करते हैं कि हर कम्युनिस्ट को एकदम खत्म ही कर देना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए। नहीं, गोली से नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने आप डूब रहे हैं तो मैं काय को गोली चलाऊं क्यों? ये जो आज ये पिछले कुछ दिनों में हुआ है, करुणानिधि जी और सोनिया जी के बीच में ये अलायंस के अंदर एक दरार सी पड़ गई है, इसका भी तो असर होगा वोटर पे? है, वो उसमें कांग्रेस का तो अपना अस्तित्व नहीं है। वो तो वैसे उसको वो जो किसी के सवार करे बिना कांग्रेस कहीं नहीं पहुंच सकती है तमिलनाडु में। वैसे बिहार में भी देख लिया हमने, यूपी में भी वैसे ही है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ज्यादा सोचता नहीं है। आम राय बन गई है कि करुणानिधि ने ये सारा ड्रामा किया क्योंकि उसकी बेटी और उसकी बीवी को सीबीआई का समन्स आने वाला है, और उसको रोकने के लिए किया है, और उसमें विफल हो गए हैं। क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता कि 60 और 65 के लिए वो मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं। और 5 सीट के लिए कौन लड़ सकता? क्या ये डील हो गई है दोनों के बीच? नहीं, वो उसमें उनको समझा दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग हो रही है सीबीआई, और सीबीआई हमारी बात नहीं सुनेगी। और इसमें प्रधानमंत्री अडिग रहे, उसके लिए सराहना करनी चाहिए प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री अडिग रहे इसमें? अडिग रहे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सीबीआई से कहूंगा नहीं, और कह भी नहीं सकता हूं क्योंकि कोर्ट की मॉनिटरिंग हो गई। पहले एक बार हमने बाल बाल बचे सुप्रीम कोर्ट से
ये बड़ी विचित्र चीज है हाँ। कि आप एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री से आपका रिश्ता इतना अच्छा है कि लगता है शायद ये मतलब एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है और बहुत है तो ही पुराना अच्छा रिलेशनशिप है। और उन्हीं पार्टी के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उनके खिलाफ आप बिल्कुल आंख उगलते रहते हैं। ऐलान जंग। बात यह है कि जहां हम तो समझते हैं कि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री जो हैं इनसे हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं। प्रोफेसर साथ थे, उसके बाद जब ये मैं मंत्री बना तो ये चले गए थे जिनीवा में बसने के लिए, तो हम लोगों ने उनको वापस बुला करके आए। हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एडवाइजर थे और हमारी तो रिश्ते लगातार रही है। और वह वास्तव में वो साधु मानस है, उसके साधु मनुष्य है। वो कभी इसमें कोई घमंड में नहीं है। वो जानते हैं कि हमें बनाया गया प्रधानमंत्री और उन्होंने जहां उनको छूट दी गई है वहां उन्होंने अपना। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई इतना ईमानदार प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी 100% आपसे अग्री करने को तैयार हूं। लेकिन एक ईमानदार आदमी के नीचे इतना भ्रष्टाचार हो तो उसका क्या उपाय है? ये हमारे महाभारत लोग अब करेंगे कि भैया एक डाकू को ले आओ। नहीं, इससे बुरा हो सकता है। आज जो परिस्थिति है उसमें ये चले जाएं तो इससे बुरा आएगा। ये सारा चली जाए तो वो तो देश का कल्याण होगा, परंतु ये अकेला जाने के लिए मैं पक्ष में नहीं हूं। इनको मैं वही स्थान समझता हूं जो भीष्माचार्य थे कौरव के साथ और द्रौपदी का वस्त्र देखते रहे और रोते रहे, और वही है, ये रोते रहे देखते रहे थे। लेकिन क्या हमारे समाज और हमारा गवर्नमेंट चल सकता है ऐसे? नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरी राय है नवंबर में मध्यावधि चुनाव हो जाएगी। इस नवंबर? इस नवंबर। आप किस खुशफहमी में? मैं जानता हूं कि जो मामला फूट रहे हैं और जो बातें बाहर निकलेगी। क्या बातें बाहर निकलेगी, जरा हमें बताइए। नहीं, स्कैंडल निकलेगी। ये 2G में सीधा ऊपर जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी, शिखर में जाएगी। हसन अली का भी मामला ऐसा ही है। और यहाँ ये क्योंकि इतनी भ्रष्टाचार हो गई है काला धन के कारण, हमारे देश में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है, ये सारा जमाखोर लोग कर रहे हैं। लेकिन क्यों सरकार क्यों कोई बदले? जो इनके घटक हैं वो खुदकशी करें, क्यों हटे इनसे? नहीं, वो हटे ना हटे, परंतु ऐसी हो जाएगी कि इनको मजबूरन इस्तीफा देना होगा। उसमें ये समझाइए, मजबूरन इस्तीफा क्यों देना होगा? स्कैंडल में आएगी बात। उससे क्या इतने बड़े स्कैंडल हो गए? नहीं, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। मैं तो कोई सुब्रमण्यम स्वामी हमें कहते हैं कि इससे बड़ा स्कैंडल हो, तो जरा बता दीजिए कौन सा बड़ा स्कैंडल होगा? देखिए, ऐसा है कि ये बात आ जाए कि कौन है हसन अली, किसका बेनामी है, ये आ जाए बाहर कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में किसको पैसा मिली, और ये है कि सबसे बड़ा शेयर 2G में किसको मिला। ये तीनों बातें आ जाएगी क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनका समन्स हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो निगाह लगी हुई है, इस कारण से मैं समझता हूं कि ये छिपेगा नहीं। भाई हसन अली बात कहनी है तो मैं कह सकता हूं, और वो है कि वो यूपीए के टॉप लेवल पर पहुंचेगी। हाँ, लेकिन अभी तो ये सिर्फ इल्जाम है ना, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। सबूत किसी के पास नहीं। सबूत आज नहीं है तो कल आ जाएगी। जब मैंने 2008 को लिखा था तब ने कहा तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। आज तो यहां तक हो गई कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल करने में लगी हुई है। तो आपकी जो जानकारी होती है, आप हर वक्त कहते हैं मेरे सोर्सेस ने बताया, मैं विदेश गया तो मेरे सोर्सेस। ये सोर्स है? नहीं, ये सोर्स मेरे मित्र है। मैं प्रोफेसर रहा हूं दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में। आज भी मैं आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एटी सलाट का ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट आया था, वो मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड में, और खुद आकर मुझसे परिचय कराया। तो आपने ऐसे स्टूडेंट बनाए जो चोरी करते हैं? वो क्या करें, वो दुबई के सिटीजन है, वो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया। उसके बाद ये रजत गुप्ता, वो भी चोरी की है, पर वो भी मेरा स्टूडेंट था। तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं? नहीं, वो कहाँ, मेरा तो खुला रिश्ता होते है ना। मैं देवताओं के साथ घूमता हूँ सिर्फ, ऐसा तो हो नहीं सकता, देवता है ही नहीं यहाँ।
साधु संतों के साथ घूमता हूं, लेकिन उसके साथ ही जिनके साथ घूमता हूं उनका कुकर्म में मैं हिस्सेदार नहीं होता हूं। यह है पुराना। लेकिन अगर चाहते तो हो सकते। वाह, मैं तो बिल्कुल चाहता था, तो मेरे पास तो कोई किसी चीज की कमी नहीं है, मैं क्यों दूसरे लोगों के गलत काम में आपको सबसे बड़ी रिश्वत का ऑफर किसने दिया है और कितना था? आश्चर्य होगा कि अभी तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि एक आम राय बन गई है कि ये पुराना ब्राह्मण है, ये पैसा लेकर जो करेगा वो अपने आप अपने मन से करेगा। तो हमारे लेकिन पैसा ले लेगा और फिर जो करना है वही करेगा। हाँ, वो पैसा आपने लिया भी है फिर? नहीं, पैसा किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि वो होशियार होते हैं कि वो जानते हैं कि कौन किनको पकड़ सकते हैं। तो आप अपनी राजनीति बिना पैसा से करते? नहीं, मैं तो हाथ बढ़ाता हूँ, लोग देते हैं, ये तो हमारी पुरानी दक्षिणा का रिवाज है, इसमें कौन सी नई बात है। लोग दे देते हैं, मेरा जो आवश्यकता है वो भी ज्यादा नहीं है। तो स्वामी साहब ये बताइए, 1989 में क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही समय था जब कांग्रेस के बारे में, दो बार थे जब मुझे कांग्रेस का अंदर कांग्रेस में शामिल होने की बात आई थी। एक जब राजीव गांधी थे अपोजिशन लीडर, और 1991 में चुनाव होने वाला था, तो उन्होंने मुझसे सीधी बात कहा कि मैं आपको पसंद करता हूं, हम दोनों आप तो जानते ही हैं, आप उनको भी उतना अच्छा ही जानते थे जितना मैं जानता था। तो उन्होंने उस समय कहा था, तो मैंने कहा कि मैं बीच में चंद्रशेखर को नहीं छोड़ सकता इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने कहा कि वचन करते हो? मैंने कहा वचन करता हूं कि इलेक्शन के बाद आपकी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो परंतु उनकी देहांत हो गई। अच्छा, उसके बाद नरसिम्हा राव ने कहा था। नरसिम्हा राव के लिए मैंने एक संत को पूछा, शंकराचार्य कांची, जो ये जयेंद्र सरस्वती ने, इनके गुरु जो 100 साल रहे थे, जिनको भगवान मानते थे, उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस में मत जाना। तो इसीलिए मैंने कांग्रेस में नहीं गए थे। परंतु चलिए, वो अलग बात है। लेकिन एक कुछ लोग नहीं जानते, ये तो जानते हैं आपके बारे में, एक नहीं जानते कि आप चीन के ऊपर बहुत स्पेशलाइज कर चुके हैं। आपकी एकेडमिक वर्क चीन के ऊपर विदेश विदेश में मशहूर है। सिर्फ वक्त नहीं है, छोटा सवाल, हिंदुस्तान और चीन 10 साल बाद किस स्थिति में रहेंगे, इनके दोनों मुल्कों के मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो? हम तो ओवरटेक कर जाएंगे, क्योंकि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम इतना बुरा है। हमारे में फिनेंसिस में बुरी तरह काम हो रहे हैं, अच्छे काम नहीं हो रहे, जैसे पार्टिसिपेटरी नोट से सारा काला धन, पर सिस्टम जो है वो टॉप क्लास है। इस बार वो अमेरिका का क्राइसिस हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता यदि हम पार्टिसिपेटरी नोट्स नहीं होते। ये पार्टिसिपेटरी नोट जो बाहर जाती है हवाला के जरिए और वापस आ जाती है। आप अपने आप को कभी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं? मैं तो मिनिस्टर रह चुका हूँ, अब ऊपर ही सोच सकता हूँ। ऊपर वाला के ऊपर? नहीं वाले के ऊपर नहीं सोच सकता कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो कौन कह सकता है प्रधानमंत्री? देवेगौड़ा बन गया, भूपेंद्र कुमार गुजरात अगर देवेगौड़ा बन गया तो आप क्यों नहीं बन सकते? प्रिसाइसली। ये तो स्वामी साहब, इसको तो प्रारब्ध कहते हैं, डेस्टिनी। स्वामी साहब, वक्त हमारे हाथ से निकल गया है, मान लीजिए। आखिरी सवाल, आपके जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? मोरारजी देसाई? मुश्किल है एक ने, मोरारजी देसाई जरूर, क्योंकि वो उनका जो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। और दूसरा था चंद्रशेखर, वो निर्णायक थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। और मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह एक मनुष्य के नाते हम उसकी आदर करते हैं। तो स्वामी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ बात करके मजा भी आया। आपको भी जरूर मजा आया होगा, आपकी भी टिप्पणी होगी। आप जानते हैं कैसे हमारे पास आप पहुंचे। हमारा ईमेल एड्रेस है sv@aajtak.com। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए आज तक।